हम इंसानी स्तर वाले एआई पर काम कर रहे एक रिसर्चर से मिलेंगे। हम बताएंगे कि वैज्ञानिक कैसे कंप्यूटरों को सोचना सिखा रहे हैं और नजर डालेंगे इससे उठ रहे सवालों पर। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि डिजिटल ज़हन का गलत इस्तेमाल ना हो और किसी गफलत में ना रहें। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। कोई सुनहरा एल्गोरिदम नहीं होता। ये मेरा शुरुआती स्कूल है। 1976 में मेरा आखिरी साल था। 12 का था तब से यहाँ नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये वैसा का वैसा ही रखा था। मेरा नाम क्रिस्टीन आर थॉरिसन है। क्रिस थॉरिसन और मैं एआई रिसर्चर हूँ। आइसलैंड के रिक्याविक में पैदा हुआ और सारी जिंदगी वहीं पला बढ़ा। यहीं पर क्रिस ने 45 साल पहले फैसला लिया कि वे क्या करना चाहते हैं। मेरे माता पिता विज्ञान पर कुछ किताबें खरीद लाए थे। उस समय कंप्यूटरों को वाकई दिमाग कहा जाता था और ये भी कि वे और बड़े और पेचीदा होते जाएंगे। इसने मेरा ध्यान खींचा। कुछ साल बाद एक रोज मैं स्कूल से बस में बैठा घर लौट रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल कौन था, अगर मानव मस्तिष्क में तमाम प्रतिक्रियाएं भौतिक प्रतिक्रियाएं हैं तो हम उनकी कॉपी क्यों नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, परिवार और ये बातें उनके पल्ले नहीं पड़ी। कुछ को लगा कि मैं सन की हो गया हूँ। मेरा कोई मेंटर नहीं था। आइसलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी लेने वाला इंसान मिलना भी दूभर था। लिहाजा क्रिस ने खुद से कोडिंग सीखी। एआई पर जो भी किताब मिली पढ़ डाली। मार्विन मिन्स्की जैसे लोगों के लेखों पर मैं लड़खड़ाया बेशक, लेकिन वे मेरे हीरो थे। अटलांटिक के पार कंप्यूटर विज्ञानी मिन्स्की एक थ्योरी से तहलका मचा चुके थे कि किस तरह मानवीय दिमाग को मशीन में उतारा जा सकता है। आखिरकार मुझे वो आवाजें मिल गई जो वही कह रही थी जो मैं सोचता था। और तभी क्रिस जान गए कि उन्हें क्या करना था। इस बात को 4 दशक हुए हैं। ऐसा कंप्यूटर बनाने के हम कितना करीब पहुंचे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आइए जानते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। जब भी कंप्यूटर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें इंसानी सोच की जरूरत पड़ती हो, लोग उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज ये हमारे चारों ओर मौजूद है। ईमेल से स्पैम को छांटने, आवाज पहचानने में स्मार्टफोन को मदद करने या कैंसर के लिए एक्सरे की स्कैनिंग में एआई इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सिस्टम कुछ खास ही कामों के लिए बने होते हैं, हमारे दिमाग की तरह नहीं जो कई क्षेत्रों में उस्ताद हैं। इंसान रेडियोलॉजिस्ट न सिर्फ कैंसर का पता लगाते हैं, वे भाषा भी समझते हैं। वे बता सकते हैं कि कोई ईमेल स्पैम है या नहीं। वे साइकिल चलाना, वायलिन बजाना, किताब लिखना भी जानते हैं। लिस्ट लंबी है। इतने व्यापक स्तर पर इतनी सारी चीजें सीखने और उन्हें अंजाम दे पाने वाले कंप्यूटर सिस्टम को बनाना ही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई का लक्ष्य है। 1988 में मैं अमेरिका आ गया और 1990 में MIT पहुंचा, वहां की मीडिया लैब में। मैं मार्विन मिन्स्की की क्लास में बैठा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्रिस ने PhD की, बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और अपना स्टार्टअप खोल दिया। लेकिन जैसे जैसे उनके ज्ञान में इजाफा होता गया तो संदेह भी बढ़ने लगा। क्या वे अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे? मैं असली एआई करना चाहता था, फर्जी एआई नहीं। मुझे चाहिए थी वाकई समझदार मशीन, वाकई सोचने वाली मशीन। और जब साल 2000 के शुरुआती दिनों में उनकी पत्नी ने उन्हें वापस आइसलैंड जाने के लिए राजी किया तो उन्हें एक मौका और मिला। रिक्याविक यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और वो रिसर्च यूनिवर्सिटी बन रही थी। फैकल्टी की जरूरत थी। मैंने सोचा करके देखते हैं। क्रिस 2500 साल पहले के ग्रीक मिथकों में एक कहानी है कि कैसे टेक्नोलॉजी के देवता ने क्रीट द्वीप को बचाने के लिए एक कृत्रिम दानव बनाया था। उसी दौरान के प्राचीन चीनी साहित्य में एक इन्वेंटर की कहानी है जो एक मशीनी आदमी बनाता है। तब से इस ख्याल से जुड़े किस्से बनते गए। वैज्ञानिक भी सदियों से बुद्धिमान मशीनों की खोज में लगे रहे। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में कंप्यूटर के आने से इस फील्ड में एक बड़ा बदलाव आया। 1956 में एक वर्कशॉप के दौरान शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस शब्द को गढ़ा। और कुछ ही साल बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हर्बर्ट ए साइमन ने कहा कि 20 साल में मशीनें इंसानों की तरह सब कुछ करने में सक्षम होंगी। बड़ी बातें और वादे करना बहुत आसान होता है, वो भी ऐसे जिन्हें पूरा न किया जा सके। एआई के पहले 30 साल में अनुमान था कि 10 साल के भीतर हमारे पास सामान्य रूप से एक बुद्धिमान मशीन होगी। लेकिन हर साल ये लक्ष्य 10 साल आगे खिसकता रहा। लोग ज्यादा ही आशावादी हो जाते हैं क्योंकि वे इस पहेली को बुझाना चाहते हैं। इस तरह का आशावाद आप बार बार देखते हैं। ये लहरों की तरह लौटता है और चुनौती को बड़ा ही कम करके आंका जाता है। इसीलिए एआई का इतिहास उतार चढ़ाव की कहानी है। बड़ी खोजें भी हुई और बड़े वादे भी।
शोधकर्ताओं ने कुछ हार भी सही और एआई विंटर्स का दौर भी आया जब ध्यान हटा और फंडिंग भी घटी। विज्ञान का स्वभाव है घुमावदार ढंग से काम करना, काम चलाओ सिद्धांत बनाकर पहले उसे परखना, कौन सी चीज काम की है कौन सी नहीं, इसे देखना। हमें जबरदस्त कामयाबियां मिलती रही हैं। एआई की मदद से कंप्यूटरों ने जेपर्डी नाम के गेम शो में इंसानों को मात दी है, पेचीदा बोर्ड गेम जीते हैं और उन चुनौतियों को हल किया है वैज्ञानिक जिनका जवाब दशकों से तलाशते आ रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबियां हैं। आज के ज्यादातर एआई सिस्टम बहुत सारा डेटा लेकर उनमें पैटर्न ढूंढते हैं। इस तरह वे अंदाजा लगाने में सक्षम हैं, जैसे कि ये बता देना कि एक्सरे में कौन से सेल कैंसर में बदल सकते हैं, लेकिन क्यों का जवाब उनके पास नहीं होता। सालों में हासिल हुआ हमारे जैसा कॉमन सेंस भी उनमें नहीं होता। बच्चों को 2 साल लगते हैं ये समझने में कि कुछ कुर्सियां अलग दिखती हैं लेकिन सभी बैठने लायक हैं। 4 साल की उम्र आते आते बच्चे अपनी कल्पना पर आधारित चित्र बना लेते हैं। 7 या 8 साल की उम्र में वो रियलिटी और फिक्शन के बीच फर्क को समझने लगते हैं। लेकिन बच्चे उन खूबियों के लिए किसी डाटा का विश्लेषण नहीं करते, बल्कि वे अपने पर्यावरण को देखते हैं और नतीजों से सीखते हैं। जानकार कहते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए कंप्यूटरों को बच्चों की तरह सीखना होगा। इस तरह वे एक दिन वो सब कर सकेंगे जो हम कर सकते हैं। लेकिन जो आज पहुंच से दूर है वो ये कि बिल्कुल ही नई चीजों की कल्पना। ये मेरी पहली नोटबुक में लिखा है। रिक्याविक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के पहले महीने में, क्या हम कल्पनाशीलता से लैस मशीनें बना सकते हैं, इंसानों जैसी तमाम क्षमताओं से लैस, जैसे कि तुलना करना, उनके विपरीत चीजें बनाना, दलील देना या फिर बचकानी दलीलें देना। इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक सामान्य तुलना, जैसे पानी और रेत में क्या समानता है। 7 साल और उसके ऊपर के बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। पानी और रेत में क्या समानता है? बजाय इसके कि मैं तुम्हें ये बताऊं, ये सोचो कि मेरा दिमाग उस समय क्या करता है जब मैं इस तरह के सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं कि पानी और रेत में क्या समानता है। और ये कंप्यूटर नहीं कर सकते। नहीं। यूनिवर्सिटी में अपने शुरुआती सालों में क्रिस ने ऐसे सिस्टम के लिए एक थ्योरी बनाई जिसे उन्होंने AERA का नाम दिया। 2000 के दशक में उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन को कोड करने लायक फंडिंग मिल गई थी। इस सीन में दरअसल एक इंसान एक एआई का इंटरव्यू ले रहा है। बाईं ओर एक अवतार है जो हमारी एआई से नियंत्रित है। इंसान असल में एआई से पूछ रहा है कि ये चीज क्या है। This cardboard box is made from natural wood fibers. एआई ने ये सीखा है। हमने एआई को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि भाषा या वाक्य कैसे बनाएं। हमने एआई से कहा कि इंटरव्यू का लक्ष्य ये है कि जवाब देने वाला कुछ बोले, चीजों के बारे में बात करे। पूछने वाले का लक्ष्य है कि जवाब देने वाले से बुलवाए, और ये विशेष इंटरव्यू टेबल पर रखी चीजों के बारे में है। फिर हमने उसे 2 लोगों को इंटरव्यू लेते भी दिखाया। देखने परखने के 20 घंटों में सिस्टम चीजों को चुनना और उनके बारे में बात करना सीख गया। हमने एआई को नहीं बताया था कि सिर हिलाने का भी मतलब होता है, लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाला गर्दन हिलाता है तो इसका मतलब है कि वो खुश है और आपको बोलने देना चाहता है। ये नतीजे क्रिस की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थे। 2010 के शुरुआती दिनों में उनकी टीम ने अपना डेमो सार्वजनिक किया। हमने सोचा ठीक है, अब तो फंडिंग आसानी से मिल जाएगी, लेकिन नहीं, लोगों को भरोसा दिलाना कहीं ज्यादा कठिन होता है। ऐसा हो तो सकता है, शायद किसी मोड़ पर इंटेलिजेंस विस्फोट होगा। शायद आप इंसानों जैसी चीज बनाते बनाते किसी सुपर इंटेलिजेंट चीज तक पहुंच जाएं। सीखने की, नई चीजें खोजने की, उपन्यास लिखने की, संवाद करने की, बुनियादी समझदारी और बुद्धिमानी की अपनी क्षमता के लिहाज से हमें बहुत पीछे छोड़ दे तो उसे ही कहा जाएगा सुपर इंटेलिजेंस। कुछ लोग कहते हैं कि वैसा सिस्टम हमारा सबसे वफादार साथी बन सकता है और हमें काम के बोझ से छुट्टी दिला सकता है। लेकिन कुछ लोग आगाह करते हैं कि महज एक छोटा सा ताकतवर एलीट तबका इस टेक्नोलॉजी से फायदे में रहेगा। वे ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा सिस्टम हमसे ज्यादा स्मार्ट बन गया तो अपने से कमतर प्राणियों यानी हम पर कब्जा जमा सकता है। अब जरा ऐसी अतिमानवीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। और वे हैं समाचार, मीडिया और फिक्शन। खास तौर पर मीडिया और फिक्शन जब एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो उन्हीं छवियों को बार बार इस्तेमाल करते जाते हैं। टर्मिनेटर की इमेज को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों के जहन में एक विचार बनता है। है ये तो बहुत सारी रैक्स वाली एक बड़े सर्वर रूम जैसा ही दिखेगा। असली काम तो इसके दिमाग में होता है। अगर आपके पास सुपर इंटेलिजेंट दिमाग हो तो दुनिया पर उसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। भले ही उसके पास ना हाथ हो, ना उंगलियां, ना चेहरा। अगर उसे स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट लिखना हो और किसी इंसानी गेटकीपर से कम्युनिकेट करना हो तो वही काफी होगा।
मेरे ख्याल से अनजानी चीजों से घबराना स्वाभाविक है, खासकर ऐसी मशीनों से जो पहले नहीं थी। लेकिन लोग गैर जरूरी चीजों को लेकर चिंतित होते हैं। अभी सालों साल और दशकों लगेंगे इस पहेली के सभी हिस्सों को जोड़ने में। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एआई सिस्टम्स के उन मूल्यों से मेल खा सके जिन्हें हम बुनियादी मानवाधिकारों के तौर पर जानते हैं? हमारे पास कानून हैं जो लोगों को गैर वाजिब हरकतें करने से रोकते हैं, और उन कानूनों पर अमल का हमारे पास एक सिस्टम भी है। हम उन्हें कुछ हद तक मशीनों में ही शामिल करा सकते हैं। ये रिसर्च का खुला सवाल है, आप कैसे करते हैं? विभिन्न विचार हैं, जैसे कि लगता यह है कि पहले से ही अपनी जरूरत के कुछ कड़े नियमों को कोड करने की कोशिश करने के बजाय ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो मानवीय मूल्यों को समझ सके, वैसे ही जैसे वो बाकी चीजें समझता है। ये एआई सिस्टम और तुलनात्मक होते जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है चूहों, बिल्लियों और कुत्तों जैसे छोटे जानवरों की तरह, और आखिरकार इंसान जैसे या सुपर इंटेलिजेंट। उस मोड़ पर इनमें से कुछ सिस्टमों के पास एक नैतिक दर्जा होगा। हम पहले से ही जूझ रहे हैं कि जानवरों से कैसे अच्छा बर्ताव करें। ये अपनी हमदर्दी को ऐसे बक्से में डाल देना है जिसकी ना आंखें हैं, जो ना चीख चिल्ला सकता है, लेकिन जिसमें कहीं गहरे एक प्रोसेसर के जरिए एक सचेतन प्रक्रिया चल रही हो। तो यह मानवीय नैतिकता के लिए एक बड़ी चुनौती का काम है। मैं नहीं समझता कि ये भावनाएं या चेतना एकदम कहीं से प्रकट हो उठेगी। ये बड़ा ही पेचीदा मामला है, और साफ कहूं तो हम ये ठीक से जानते भी नहीं हैं कि उन्हें ऐसा कराने के लिए जरूरी और पर्याप्त स्थितियां कौन सी हैं। लेकिन क्या उसके बारे में सोचने का ये सही समय नहीं है, इससे पहले कि वो हकीकत बन जाए? मेरे ख्याल से इनमें से कुछ सवालों के जवाब देने का सही तरीका है रिसर्च करना। रिसर्च के बिना हमारे पास कभी भी पर्याप्त प्रमाण नहीं होंगे कि इस तरह की मशीन दर्द महसूस कर पाएगी। अगर वो कहे कि उसे दर्द है तो हम ये कैसे जान पाएंगे? मुझे चिंता इस बात की भी है कि कुछ इंसान इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कमतर आके जाएंगे। उनके पास अधिकार नहीं होंगे, वे उचित इलाज नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये वो रुझान है जो दिखने ही लगता है। जैसे कि कुछ एआई सिस्टम के फैसलों को ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा सच माना जाता है। हमें पहले खुद से पूछना होगा कि क्या हम ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जिसमें इंसानों के साथ अमानवीय चीजें भी रहती हों, लेकिन वो सोचने समझने में ज्यादा दक्ष हों, खुद को बेहतर ढंग से नए अवतार में पेश कर सकती हों। और फिर हम पूछेंगे, फैसला कौन करेगा? ये संवाद दुनिया के स्तर पर होना चाहिए। ये समूची मानवता का 40 से 60 साल। मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है। संभावना है कि ऐसे अंदाजे गलत होंगे। शायद कुछ वर्षों में नई खोजें हों और सहसा सब कुछ चल पड़े। एक बड़ी वजह ये कि मैंने अपनी पेशेवर जिंदगी एआई को समर्पित कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने जीवन काल में कुछ शानदार चीजें देख पाऊंगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है जनरल इंटेलिजेंस का साकार होना। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि वो नामुमकिन है, लेकिन जितना सोचा था। आपको ऐसे ग्रेजुएट्स मिलेंगे जो ये सोचते हैं कि वे ये खोज लेंगे और एआई की गुत्थी सुलझ जाएगी। और ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का निर्माण बस हुआ ही समझिए, लेकिन अभी भी कई चीजें अनिश्चित हैं। कुछ लोगों का शक है कि एजीआई कभी हासिल भी हो सकेगी। दूसरे निश्चित हैं कि ऐसा होकर रहेगा, लेकिन इस बात पर असहमत हैं कि वो वरदान होगा या हमारा अंत। सच ये है, ये सारे लोग सही हो सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हकीकत यह भी है कि इस पल दुनिया भर में वैज्ञानिक इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और इस बारे में शक की गुंजाइश कम है कि एजीआई आने वाले दशकों में पुरानी कुछ खोजों की तरह समाज को अस्त व्यस्त कर सकती है। इसीलिए यह बहस आज हो जाना जरूरी है, क्योंकि एक बार हम उस इंसानी स्तर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहुंच गए तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।